अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पैथो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारे पास इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जो है थोड़ा सा लेंथी चैप्टर जरूर है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग भी बहुत है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। इंशाल्लाह चैप्टर के एंड पे ये सारी चीजें आपको फिंगर टिप्स पे कहानी की तरह याद होंगी कि इन्फ्लेमेशन में क्या क्या सीक्वेंस वाइज इवेंट्स चल रहे होते हैं। ठीक है, सो इन्फ्लेमेशन हमारे पास क्या है? इन्फ्लेमेशन एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है वेस्कुलराइज टिश्यू का। ठीक है, ये रिस्पॉन्स है किसका? वेस्कुलराइज टिश्यू का। होता क्या है बेसिकली बच्चों, जब भी हमारा, पहले मैं आपको बताती हूँ, जब भी हमारे ये जो सेल्स हैं जिनको एंडोथेलियम में लाइन किया हुआ है, इन एंडोथेलियम के अंदर अगर क्या चला गया, इन्वेड कर गया माइक्रोब, या फिर इन एंडोथेलियम सेल्स की इंजरी हो गई ड्यू टू बर्न या ड्यू टू ट्रोमा या ड्यू टू इस्कीमिया, वट एवर द रीजन वॉज, हमारे पास दो कंडीशंस हैं, या तो यहाँ पे माइक्रोब चला गया या फिर इसकी क्या हो गई, इंजरी। तो वेस्कुलराइज टिश्यूज जो हैं इन रिस्पॉन्स टू माइक्रोब इन्वेजन या फिर इंजरी क्या करेंगे, एक रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। ठीक है, एक चेंजेस आएंगे इन रिस्पॉन्स टू माइक्रोब्स और एंडोथेलियल इंजरी। अब माइक्रोब जो है वो बैक्टीरियल था, फंगल था, जो भी था, और इंजरी बर्न की वजह से हुई या स्कीमिया की वजह से हुई, इन दोनों के रिस्पॉन्स में क्या होगा, कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, जब क्या होगा, माइक्रोब्स इन्वेड कर गया या एंडोथेलियम की इंजरी हो गई, तो इस जगह पर कुछ चेंजेस आएंगे। उन चेंजेस को हमने क्या नाम दिया हुआ है? इन्फ्लेमेशन का नाम दिया हुआ है। उन चेंजेस को क्या नाम दे दिया? इन्फ्लेमेशन का नाम दे दिया। तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन क्या है? वो चेंजेस हैं जो एक वेस्कुलराइज टिश्यू में अपीयर होते हैं इन रिस्पॉन्स टू माइक्रोब इन्वेजन और एंडोथेलियल इंजरी। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि ये जो इन्फ्लेमेशन है इसका फायदा क्या है? अगर ये हो रही है तो इसका क्या फायदा, मतलब मकसद क्या है? सबसे पहला मकसद बच्चों ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये एंडोथेलियम था, ठीक है, और इस एंडोथेलियम में कौन चला गया? माइक्रोब चला गया, और यहाँ से ब्लड वेसल गुजर रही है। इस ब्लड वेसल्स के अंदर न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस वगैरह होती हैं। तो इस इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में, अब इन्फ्लेमेशन के क्या स्टेप्स है मैं आगे जाके समझाती हूँ। इस इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जो न्यूट्रोफिल, ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेजेस हैं, ये सारे माइग्रेट करके आते हैं यहाँ इंजरी वाली साइड पे, ताकि इस माइक्रोब को किल कर सकें, मार सकें। सो पहला जो फायदा है इन्फ्लेमेशन का वो ये है कि ये रिक्रूटमेंट कराता है या मूवमेंट कराता है रिस्पॉन्स या होस्ट डिफेंस सेल्स की। ठीक है, होस्ट के जो डिफेंस सेल्स होते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गए, ल्यूकोसाइट्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, उनकी रिक्रूटमेंट या उनकी मूवमेंट कराता है टुवर्ड द साइट ऑफ इंजरी। ठीक है, टुवर्ड द साइट ऑफ इंजरी जो है वो उनकी मूवमेंट कराता है और इंजरी से इंजरी के साथ लड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये इन्फ्लेमेशन जो है वो इस सारे एरिया को ना वॉल ऑफ कर देती है। ये एरिया बाकी एरिया के साथ कांटेक्ट में नहीं रहता, इस एरिया को क्या कर देती है? वॉल ऑफ कर देती है, ताकि जो भी माइक्रोब है, जो भी इंजरी है, वो फर्दर प्रोग्रेस ना करे, और यूं भी ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। थर्ड बात ये है कि जब ये न्यूट्रोफिल, ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेजेस यहाँ आ जाएंगे, तो अगर तो माइक्रोब है तो माइक्रोब की क्या हो जाएगी? फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें जो कॉज ऑफ इंजरी है उससे गेट रिड होने में हेल्प करता है इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस। देखो ना, अगर इन्फ्लेमेशन ना होती तो इनको ना पता चलता कि यहाँ पे माइक्रोब्स आए हैं, ये इधर आते ही ना, और यूं ये माइक्रोब्स फैलते इनकी किलिंग ना होती तो ये हमें बहुत स्वेयर इन्फेक्शन कॉज कर देते। ठीक है, तो ये एक तो क्या कर रहा है कि जो इंजरी का कॉज है उसकी फैगोसाइटोसिस करा रहा है, और अगर हमारे पास यहाँ पे इंजरी की वजह से कुछ नेक्रोसिस है, कुछ डेब्रिस है, तो वो डेब्रिस वगैरह भी क्लियर कराएगा। सो कॉज और जो कंसीक्वेंस है ना इंजरी का, यानी इंजरी की वजह से क्या होगा, नेक्रोसिस या डेब्रिस एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो उन सब से गेट रिड होने में हमें हेल्प करता है। और फोर्थ बात ये है कि जब ये सारा मैकेनिज्म हो जाएगा, यानी इनकी किलिंग भी हो जाएगी, सारी जो भी यहाँ पे डेब्रिस वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो ये वहां पे रिपेयरिंग के मेथड को या रिपेयरिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कराएगा। सो ये कंडीशन सेट करता है रिपेयरिंग के लिए। तो यूं इन्फ्लेमेशन एक बड़ा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। इन्फ्लेमेशन है क्या कि जब भी एंडोथेलियम में कोई इंजरी थी या माइक्रोब चले गए, तो उसके रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है मैं सारा समझाती हूँ। ठीक है, बस इतना याद रखो कि माइक्रोबियल इन्वेजन या इंजरी के रिस्पॉन्स में एक चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस को हमने नाम दे दिया इन्फ्लेमेशन का। ये इन्फ्लेमेशन रिक्रूटमेंट या मूवमेंट कराते हैं डिफेंस सेल्स की टुवर्ड द साइट ऑफ द इंजरी, ताकि उनके साथ किल कर सकें, वियर ऑफ कर देते हैं इस जगह को, ताकि ये प्रोग्रेस ना करे। इस इंजरी के कॉज को और कंसिक्वेंस को क्लियर करने में हेल्प करते हैं और कंडीशन सेट करते हैं रिपेयरिंग मेथड के लिए। तो ये असल में हमारे पास क्या है?
इन्फ्लेमेशन है। अब मैं आपको थोड़ा सा, मैं क्योंकि आपको बुक से ही लेके चल रही हूँ, इसमें बच्चों को आसानी लगती है, हालांकि बहुत ज्यादा चीजें रिपीट होती जाएंगी और साथ साथ ऐड होती जाएंगी, लेकिन हमारे पास जो लिखा हुआ है इसके अंदर रॉबिन्स के अंदर सीक्वेंस उन्होंने दिया हुआ है, मैं इन पे आपको बुक से दिखा भी दूंगी। अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले वो कहता है कि ऑफेंडिंग एजेंट होगा, ठीक है, ऑफेंडिंग एजेंट होगा या फिर हमारे पास एंडोथेलियल इंजरी होगी, ठीक है। अब ये जो ऑफेंडिंग एजेंट है ये सबसे पहले कहाँ जाएगा आपके पास, ये यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स में चला गया ऑफेंडिंग एजेंट, यानी कोई भी बैक्टीरिया था या जो भी माइक्रोब वगैरह था, तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, ब्लड वेसल है। तो इस ऑफेंडिंग एजेंट को जाहिर है यहाँ पे रिकग्नाइज करने के लिए कोई चीज होगी ना, तो ऑफेंडिंग एजेंट को रिकग्नाइज किया जाता है। ये ऑफेंडिंग एजेंट अगर हमारे पास क्या थी, माइक्रोब्स थी, तो इन माइक्रोब्स की क्या होती है, रिकग्निशन होती है, ठीक है। अब इन माइक्रोब्स को कौन रिकग्नाइज करता है, मैं बुक से एक डायग्राम दिखाती हूँ। यहाँ पे रेजिडुएंट मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, रेजिडुएंट मैक्रोफेजेस होते हैं या डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, कुछ प्लाज्मोप्रोटीन्स होते हैं जो रिकग्नाइज करेंगे कि कोई फॉरेन एजेंट आ गया है। सो रिकग्निशन कौन करता है, हमारे पास मैक्रोफेजेस करते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स करते हैं या प्लाज्मा प्रोटीन्स करते हैं। रिकग्नाइज करके वो इसको किल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि रेजिडुएंट मैक्रोफेजेस वगैरह कम होते हैं तो उनको डर होता है कि ये कहीं बहुत ज्यादा ना आ जाएं और शायद हम इनसे पूरी ना डाल सकें, इसलिए ये जो रेजिडुएंट मैक्रोफेजेस हैं ये खुद माइक्रोब की फैगोसाइटोसिस करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट मेडिएटर्स रिलीज कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मेडिएटर रिलीज करते हैं और वो मेडिएटर जाके ब्लड वेसल के ऊपर एक्ट करते हैं और ब्लड वेसल को बताते हैं जी फलां जगह पे मसला चल रहा है। सो ये मेडिएटर क्या करेंगे, ये ब्लड वेसल पे जाके एक्ट करेंगे और ब्लड वेसल्स के अंदर फिर दो तरह के चेंजेस आएंगे। यहाँ पे क्या आएंगे, दो तरह के चेंजेस आएंगे, एक हमारे पास आएंगे वस्कुलर चेंजेस, ठीक है। अब एक आएंगे वस्कुलर चेंजेस और एक आएंगे सेलुलर चेंजेस। इनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे क्या क्या कंडीशंस होंगी। तो यहाँ पे अब वस्कुलर और सेलुलर चेंज आएगा जिसको हमने बेसिकली इन्फ्लेमेशन का नाम देना है, ठीक है। उस वस्कुलर और सेलुलर चेंज के रिस्पॉन्स में ये वेसल्स बहुत ज्यादा डायलेट होंगी, इनकी परमिएबिलिटी बढ़ेगी और यहाँ से चीजें लीक आउट करेंगी टुवर्ड द साइट ऑफ इंजरी। टुवर्ड द साइट ऑफ इंजरी क्या आएगा, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, मैक्रोफेजेस आएंगे, बहुत ज्यादा फ्लूइड लीक आउट करेगा, प्लाज्मा लीक आउट करेगा। ये सारी चीजें मैं आगे समझाऊंगी, ठीक है, एक ओवरव्यू में हम बात करें तो ये सारी कंडीशंस जो हैं क्या होगा, मेडिएटर के रिस्पांस में वेस्कुलर और सेलुलर चेंजेस आएंगे और लीकेज होगा। लीकेज में क्या चीजें निकली, वहां से न्यूट्रोफिल्स निकले, प्रोटीन्स निकले, एक्यूट कंडीशन में न्यूट्रोफिल्स निकलेंगे, प्रोटीन्स वगैरह और फ्लूइड वगैरह निकलेंगे और ये न्यूट्रोफिल जाके वो जो इंजरी का कॉज था उसकी फैगोसाइटोसिस करने में हेल्प करेगा। तो ये सारा रिस्पॉन्स जो है ये इन्फ्लेमेशन कहलाता है। तो अब आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हुई कि इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स किस तरह से आता है। जैसे ही माइक्रोब आएगा उसकी रिकग्निशन होगी, रिकग्निशन के बाद मीडिएटर जाएंगे, वेसल पे एक्ट करेंगे, वेसल में चेंजेस आएंगे, वहां से चीजें लीक आउट करेंगी और यहाँ पे आके इस माइक्रोब को जो कि इन्वेड किया था इसकी किलिंग में और इसको यहाँ पे मतलब लोकलाइज करने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है जी। उसके बाद वो बात करता है बुक के अंदर कि ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आया ना, ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आया है इन रिस्पॉन्स टू इन फेवर टू या इन रिस्पॉन्स टू मेडिएटर, ये जो इन्फ्लेमेशन है इसको एक तो हम मॉर्फोलॉजी की टाइप पे भी डिवाइड करते हैं जो मॉर्फोलॉजी में आपको आगे बताऊंगी, और दूसरा हम ड्यूरेशन की बेस पे भी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन और दूसरी हमारे पास क्या होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। कहता है जब भी हमारे पास माइक्रोब इन्वेड करेगा उस माइक्रोब को मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल रिकग्नाइज करेंगे, वो मेडिएटर रिलीज करेंगे, मेडिएटर जाके वेसल को बताएगा और वेसल क्या करेगी, इन्फ्लेमेशन इंड्यूस हो जाएगी। अगर ये इन्फ्लेमेशन बहुत थोड़े ही टाइम में, कुछ दिनों में इस माइक्रोब को किल करने में कामयाब हो गई, ये माइक्रोब किल हो गया और रिएक्शन जो है वो सबसाइड हो गया, खत्म हो गया, तो हम कहेंगे कि ये कौन सी चीज थी, एक्यूट इन्फ्लेमेशन थी जो कि कुछ आवर्स में स्टार्ट हो गई और इसने कुछ डेज लिए और जो भी माइक्रोब था उसको इरेडिकेट कर दिया, उसको किल कर दिया। लेकिन अगर ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन इसको किल ना कर सकी और ये लंबी होती गई, प्रोलॉन्ग हो गई, तो प्रोलॉन्ग केसेस में ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक्यूट और क्रॉनिक का एक तो डिफरेंस ये आ गया कि इसका ऑनसेट बड़ा जल्दी है, इसका स्लो ऑनसेट है, ये जल्दी सबसाइड हो जाती है और ये काफी प्रोलॉन्ग होती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो सेल्स लीक होते हैं ना और इंजरी वाली साइड पे आते हैं वो सेल्स न्यूट्रोफिल्स होते हैं, तो इसमें ज्यादा कौन होते हैं, न्यूट्रोफिलिक सेल्स जो है वो आते हैं। जबकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कौन आते हैं, मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स जो है वो बहुत ज्यादा लीक आउट करते हैं। थर्ड डिफरेंस वो ये कहता है कि जो सिस्टेमिक साइट्स हैं वो इसमें बहुत ज्यादा
ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं क्योंकि नई नई इन्फ्लेमेशन होती है। इसमें सिस्टेमिक साइंस इतने प्रोमिनेंट नहीं होते। टिश्यू इंजरी लिमिटेड होती है और टिश्यू इंजरी प्रोग्रेसिव हो जाती है कि उसने एक टेबल सा बनाया हुआ है, ठीक है। सो इंजरी जो है वो इसके अंदर लिमिटेड होती है और यहाँ पे क्या हो जाती है, प्रोग्रेसिव हो जाती है। बच्चों परेशान नहीं होना, आगे चीजें बहुत आसान है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पे बड़े ये सिर्फ मैं ओवरव्यू कर रही हूँ, इन सारी चीजों को हम अभी खोल खोल के पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो साइन एंड सिम्टम्स है वो काफी प्रोमिनेंट होते हैं और यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स इतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बुक के अंदर डायग्राम है और अगेन डायग्राम के अंदर वही बात है कि किस तरह से, बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप लोग देखें, ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये जो हमारा एंडोथीलियम है इसमें अगर माइक्रोब्स आ गए या फिर इसकी क्या हो गई है, डैमेज हो गया है, तो पहले रेजिडुएंट मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक और मास्ट सेल्स वगैरह क्या करेंगे, इस माइक्रोब की फेगोसाइटोसिस करेंगे। लेकिन उन्हें लगता है कि कहीं ये बहुत ज़्यादा ना हो और हम इनसे शायद हम इनको काबू ना कर सकें, तो वो कुछ मेडिएटर रिलीज करते हैं और वो मेडिएटर्स क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स पे जाके एक्ट करते हैं, ठीक है। और ब्लड वेसल्स पे जब वो मेडिएटर एक्ट करते हैं तो ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी इनहैंस हो जाती है और यहाँ से न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट जो कि आगे जाके मैक्रोफेज में कन्वर्ट होंगे, ये रिलीज होते हैं टुवर्ड द साइट ऑफ द इंजरी और ये इंजरी वाली साइट पे जाके माइक्रोब्स की फेगोसाइटोसिस करेंगे, वहां पे जो डेब्रिस मटेरियल है उसको एलिमिनेट करेंगे और कंडीशन सेट करेंगे कि रिपेयरिंग हो सके। तो ये वो सारी बात है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन, ये इसके सीक्वेंस में मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन कर दी थी, फिर यहाँ पे इसने दोनों टाइप्स की बात की, इनको डिफ्रेंशिएट किया और इसी डायग्राम को अब यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। डायग्राम को एक्सप्लेन करने के बाद वो कहता है कि हमारे पास ये जो इन्फ्लेमेशन है ना, ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ठीक है। ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर ये ना होता तो हमारे पास वेसल्स में से चीज़ें मूव करके ना आ सकती, इन्फ्लेमेशन ना होती, वो चीज़ें रिमूव ना होती। ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, लेकिन समटाइम्स ये डिफेक्टिव भी हो जाता है, अच्छा भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाए तो वो कुछ कंडीशंस कॉज कर देती है, जैसे कि एस्थमा है, उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है और ब्रोंक्यूल्स की वो अच्छी नहीं है। इसी तरह हमारे पास आर्थराइटिस में भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है और वो बहुत सारी डिजीजेस कॉज कर देती है, अल्जाइमर वगैरह में भी। सेम एज अगर एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन है तो वो भी बुरी है। और दूसरी बात है कि अगर डिफेक्टिव इन्फ्लेमेशन है ना तो वो भी इलनेस कॉज करती है। अब डिफेक्टिव इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है, उसने बताया हुआ कि अगर कोई पेशेंट है और उसने क्या कराया हुआ, बोन मैरो का कोई ट्रांसप्लांट कराया हुआ है या कीमो वगैरह कराई हुई है, तो उसका बोन मैरो जो है वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। और स्पेशली बोन मैरो के जो सेल्स हैं जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं उनमें हमारे पास कौन से आ जाते हैं, ल्यूकोसाइट्स आते हैं। तो जाहिर है इस पेशेंट के अंदर ल्यूकोसाइट्स के नंबर कम होंगे, ठीक है, ल्यूकोसाइट के नंबर कम होंगे। अब जब माइक्रोब्स वगैरह आएंगे तो इन्फ्लेमेशन जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं हो सकेगी जितनी होनी चाहिए थी, डिफेक्टिव थी, और ये भी स्वेयर इलनेसेस कॉज कर सकती है। देन इंपॉर्टेंट बात वही करता है कि आपके पास जिस तरह से एक बहुत रेगुलेटेड स्टेप के थ्रू इन्फ्लेमेशन आई ना, कि माइक्रोब्स आए, फिर उन्होंने मैक्रोफेजेस ने मेडिएटर रिलीज किए और उन्होंने वेसल के ऊपर एक्ट किया और फिर परमिएबिलिटी इनहैंस हुई है या डायलेशन हुई, वेस्कुलर चेंजेस आए, कुछ सेलुलर चेंजेस आए और सेलुलर चेंजेस की वजह से चीजें रिलीज हुई, उन्होंने आके फेगोसाइटोसिस की। तो जिस तरह से ये पूरा प्रोसेस रेगुलेटेड है, इसी तरह से जब भी जैसे ही वो देखता है कि माइक्रोब्स की किलिंग हो जाती है तो ये प्रोसेस जो है वो बड़े वेल रेगुलेटेड वे में टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। टर्मिनेशन के बाद ये वहां पे क्या स्टार्ट करा देता है, वहां पे क्या शुरू हो जाती है, रिपेयरिंग। रिपेयरिंग जो है आगे जाके आपको बताऊंगी दो तरीकों से होती है, या तो वो टिश्यू रीजेनरेट होता है, रीजेनरेशन होती है, या फिर वहां पे कनेक्टिव टिश्यूज उसको फिल कर देते हैं और स्कारिंग हो जाती है। तो यहाँ तक हमने ओवरव्यू पढ़ लिया कि क्या क्या होता है, क्या चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई। मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। एक शॉर्ट सी रिवीजन देके मैं नेक्स्ट चलती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेमेशन होता क्या है। तो इन्फ्लेमेशन एक बड़ा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो इंजरी की वजह से और माइक्रोब इन्वेजन की वजह से अपीयर होता है। और इसका क्या काम है, इसका काम है कि आपके पास ल्यूकोसाइट्स वगैरह को होस्ट डिफेंस सिस्टम को इंजरी की साइड की तरफ गाइड करना और वहां पे इंजरी का जो भी कॉज था, जो भी रीजन थी, उससे गेट रिड होना, ठीक है। दूसरी बात हमने कहा कि इसका सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस भी मैंने आपके साथ सारा डिस्कस किया। देन मैंने कहा कि इसकी टाइप्स क्या हैं, तो वो भी हमने एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की डिस्कशन की। फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, ये क्या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, हमेशा नहीं, या प्रोटेक्टिव नहीं है। अगर ये एक्सेसिव होगा तो भी मसला है और अगर ये डिफेक्टिव या कम होगा तो भी बीमारियां हो सकती हैं। ये खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाता है और टर्मिनेशन के बाद ये रिपेयरिंग के लिए सीक्वेंस सेट करता है और वो रिपेयरिंग रीजेनरेशन और स्कारिंग के थ्रू होती है, ठीक है। ये बस कुछ बेसिक सी बातें थी। एक इंपॉर्टेंट चीज वही आपने सीक्वेंस याद रखना है और उसी सीक्वेंस को लेके अब हम आगे बारी बारी चीजों को डिस्कस करेंगे।